होगा सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड इफ इट्स परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। यानी कि जिस समय हमने आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, आई कॉन्ट्रैक्टेड टू डिलीवर सर्टेन थिंग्स, ये मोबाइल में तुम्हें भेज दूंगी एट 10,000 रुपीज, ठीक है ना, एंड दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट मेरा मोबाइल टूट गया, ठीक है ना, मेरा मोबाइल टूट गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, अब है ही नहीं, बचा नहीं मेरे पास, नाउ आई कैन नॉट एग्जीक्यूट दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड देन दैट बिकम्स वॉइड। ठीक है, वो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था एब इनियो से वो अब वॉइड हो गया। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है सुपरवीनिंग, मतलब अचानक से कोई ऐसा आपके पास समस्या जाए जिसके कारण आप उसको एग्जीक्यूट ना कर सके, ठीक है ना, इट्स नॉट इंटेंशनल, ठीक है ना। नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, यानी कि वो इलीगल हो जाए। इलीगल कैसे हो जाए, जैसे हमने आपको एक बार एग्जांपल में भी दिया था, अपने यहाँ का ही एग्जांपल ले लो, नाउ वी बिकम्स ड्राई स्टेट, इससे पहले कोई ड्राई स्टेट नहीं थे। तो व्हेन वी हैव अगर हमारा पहले जो बिजनेस था वो लीगल बिजनेस था, उसके अंदर हमने कोई और कोई लाइसेंस लिया था, कोई दूसरा अल्कोहल का बिजनेस या कुछ इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करने का, बट नाउ द लॉ चेंजेस एंड इट बिकम्स इलीगल, और अब मेरे पास अभी अगर लाइसेंस आ भी गया है तो मुझे वो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा मेरा, वो अपने आप ही, वो लॉ के इम्प्लीमेंट होने के बाद वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा एंड आई कैन नॉट, ठीक है, और मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगी। तो जो शुरू में हमने किसी को दिया था ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन करने का, वो बाद में क्या हो गया, ड्यू टू चेंज इन लॉ वो चीज इलीगल हो गया, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम्पल है कि यूपी गवर्नमेंट ने कहा था कि किसी के, यूपी के किसी फार्मर ने बिहार के किसी सेलर को बोला कि हम आपको इतना किलो चावल या गेहूं देंगे, ठीक है ना, बेचने के लिए सप्लाई करेंगे, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने उस साल के लिए रोक लगा दी इस पे कि अभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना, हम अपने ही राज्य की आपूर्ति करेंगे इस बार और थोड़ा स्टॉक मेंटेन करके रखेंगे। अब ड्यू टू दिस टेम्पररी चेंज इन द लॉ वो भी इलीगल हो गया, तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, अन्यथा वो करता, ठीक है। तो वो एग्रीमेंट भी अब क्या हो गया, वॉइड हो गया। समझ में आ रहा है तुलसी? यस मैम। ठीक है, थर्ड है, सेकेंड पॉइंट बस देख लो, रेसिंडिंग अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, रेसिंडिंग मतलब कैंसिल करना, रेसिंड मतलब when we cancel, if the party at whose option the contract is voidable decides to avoid the contract becomes void। इसका एग्जांपल तो आप लोग बहुत अच्छे से दे सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मिसरिप्रेजेंटेशन, है ना, मिसरिप्रेजेंटेशन में ये void तब होता है जब जिसके साथ मिसरिप्रेजेंट किया गया who is ready to rescind it, अगर उसके बाद भी he wanted to carry on that contract तो वैलिड ही रहेगा। जो अग्रीव्ड पार्टी है, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड देखा था, और दो चीज मैंने क्या बताई थी आपको, बताइए उस समय, में भी ऐसा ही अभी एक मिनट, हाँ एट द ऑप्शन हो, हाँ वाइडेबल में भी, लेकिन ये भी क्या है, ये भी वाइड तब होता है जब जो अग्रीव्ड पार्टी है, वाइडेबल भी यही है, करेक्ट, तुम सही बोल रही हो भी, रेसिंडिंग अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं, एक पार्टी इसको वाइड कर सकता है। एग्जाम्पल एक्स एट नाइफ पॉइंट, यानी कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मिसरिप्रेजेंटेशन का, उसी तरह हमने देखा था कोअर्शन और फ्रॉड, undue influence, कॉर्शन एंड undue influence, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस जहां पे किया गया, ठीक है ना, जहां पे आपसे कुछ नाइफ पॉइंट पे, या नहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस, सॉरी कोअर्शन में, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस में हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये तो पूरा कंप्लीटली, सॉरी, जो पहला है जो कोअर्शन है वो तो कंप्लीटली वॉइड है, लेकिन जो अनड्यू इन्फ्लुएंसेस है वो वॉइडेबल है, ठीक है ना, वो वॉइड हो भी सकता है और वैलिड भी हो सकता है, अगर हमें वो नहीं मानना। जैसे मैंने आपको बताया कि मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में अगर मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया और ये हमने डिस्कवर कर लिया कि हमारे साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, नाउ इट्स, ये वॉइड नहीं है, अभी भी ये वॉइड नहीं है, ठीक है ना, अभी भी ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मुझे इसे कैरी ऑन करना है या वॉइड कर देना है, ठीक है ना, मुझे इसे कैंसिल कर देना है। तो जब वो किसी के ऑप्शन पे रिवोकेबल हो जाए, कैंसिलेबल हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे रेसिंडिंग अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आए, इफ द पार्टी एट हुज ऑप्शन, यानी जिस पार्टी के इच्छा से उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल किया जा सकता है, अदरवाइज वो वॉइड है, अदरवाइज वो वैलिड होता, ठीक है, वैसे को भी हम वॉइड कहें कि एग्जाम्पल है आपके पास नाइफ और या फिर गन पॉइंट पे अगर कोई डिसीजन लिया जाए तो। हमने मिसरिप्रेजेंटेशन का भी एग्जाम्पल आपको दिया था,
उसके बाद है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी जानते हैं अब आप लोग, क्या है ये? कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने बताया था ना कि जो किसी और इवेंट पे होना, हाँ, किसी और इवेंट पर जिसका होना, किसी फ्यूचर अनसर्टेन, फ्यूचर वाला। दोनों, फ्यूचर भी और अनसर्टेन भी, दोनों पॉइंट का होना जरूरी है। अगर सर्टेन है तो फिर वो कॉन्टिजेंट नहीं है, ठीक है ना। फ्यूचर भी का इवेंट हो और अनसर्टेन इवेंट हो, दोनों ही कंडीशंस है, फ्यूचर है और अनसर्टेन है। और अगर वो काम होता है देन आई विल डू दिस, और अगर वो नहीं होता है तो नहीं करेंगे, उसको हमने कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोला था। ये अलग टाइप है। अवॉइडेबल का आपका तीनों पॉइंट हो चुका है तुषी, है ना। मैम कंटिन्यू को ही आप कॉन्टिजेंट समझना है तो मैं conditional बोल- समझा देती हूँ कि सपोज करो साक्षी को किसी के लिए भी किसी थर्ड पार्टी के लिए एबीसी ईएफ जेड किसी के लिए भी कुछ खरीदना है, ठीक है ना। एक कार खरीदनी है, ठीक है ना। उसने एडवांस पे किया है उसके नाम से खरीदने के लिए, अपने नाम से नहीं खरीदना, जिसके लिए ले लेना है उसके नाम से खरीदना है। साक्षी ने कुछ पेमेंट भी कर दिया है अभी लेने के लिए, लेकिन अभी वो किसी कारण बस सपोज करो वो आदमी फॉरेन चला गया या कहीं चला गया, अब आप उसको गिफ्ट नहीं कर सकते। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप चूंकि वो चला गया, जिसके लिए आप ले रहे थे वो अब नहीं है, वो अब चला गया, तो अब आप क्या कर सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं। यानी गिफ्ट देने का पर्पज था, अगर वो है ही नहीं तो आप देंगे किसको। तो आपने कॉन्टिजेंट है, किसी और काम पे वो डिपेंड करता था, वो नहीं है तो आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप उसको हटा सकते हैं। जैसे कि हम इंश्योरेंस वगैरह में देखते हैं कि मान लो गाड़ी की इंश्योरेंस लेनी है लेकिन गाड़ी अब है नहीं, ठीक है ना। हमने जिस समय लेनी थी उस समय इंश्योरेंस ली नहीं, और अभी सोचा था कि अगले हफ्ते ले लेंगे, पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, और अब लेने से पहले वो चोरी हो गई। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम इंश्योरेंस उस गाड़ी के लिए तो एटलीस्ट नहीं ले सकते हैं, है ना। यस मैम। तो ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल भी है क्या? कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट तो आपको पता है, जब कंडीशंस कुछ फुलफिल करना होता है, जब कंडीशंस रहता है, जैसे कि मुझे ये सामान डिलीवर हो जाएगा तो फिर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो एक कंडीशन है कि अभी मेरे पास वो आना है। कंडीशन ये कि अगर आपको 100 यूनिट चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड यू एट द रीजनेबल रेट, ठीक है ना। मैं आपको डिस्काउंट के साथ प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो डिस्काउंटेड प्राइस विल बी एप्लीकेबल व्हेन यू परचेज दिस मच क्वांटिटी, है ना। कंडीशंस, दिस बिकम कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ कुछ भी किसी भी तरीके का कोई कंडीशन अटैच किया गया हो। समझ में आया साक्षी? और यस कुछ मैम। पूछना है किसी को भी? नहीं मैम। बस यही कंफ्यूजन। हम और पढ़े ही नहीं है अभी तो, आगे का भी रिवाइज करना बाकी है। और किसी को कोई कंफ्यूजन है? आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, किसी और ने पढ़ा होगा तो है क्या? मैम आप एक जगह बताई थी कि मैरिड वुमेन को शायद कुछ हाँ था मैम ठीक उसमें है, कि वो वाला हाँ, केस नहीं पार्टीज, चल रहा है। कॉम्पिटेंट पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना। कॉम्पिटेंट पार्टी मैम। यस मैम। हाँ, उसी में मैंने बताया था कि मैरिड वुमेन, मैंने ये भी बताया था साक्षी कि लिखा तो है कि मैरिड वुमेन्स आर नॉट कॉम्पिटेंट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो मैंने ये भी कहा था कि ये पॉइंट का कोई मतलब है नहीं। है तो ठीक है, लॉ अपने आप में बहुत इलाबोरेटेड होता है ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, लेकिन इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शन में, उसके एक्सप्लेनेशन में जो बातें लिखी है वो एक ही जगह कवर हो जाता है, मेजर, ठीक है ना। वो मेल हो या फीमेल, वो मैरिड हो या अनमैरिड, वो कोई भी हो, मैन हो वुमेन हो, डजेंट मैटर। अगर वो मेजर है तो फिर वो कॉम्पिटेंट पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो माइनर है तो वो कॉम्पिटेंट पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसका अनमैरिड होना या मैरिड होना उसके कॉम्पिटेंसी को चैलेंज नहीं करता है। क्लियर? जो चीज बीच में आएगी वो उसका एज आएगा, राइट। यस मैम। मैम एक चीज और बता दीजिए मैम, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक ठीक executed or executory agreement. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। यस मैम। ठीक है, इसमें क्या क्या है? पहला एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड में हम लोग आगे भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। व्हेन बोथ द पार्टीज आर डन विद देयर प्रॉमिसेस,
एग्जीक्यूटेड, है ना, व्हेन ऑल द पार्टीज, बोथ में बोलती हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि दो ही पार्टी हो, कॉन्ट्रैक्ट में दो से ज्यादा पार्टी हो सकते हैं, कम से कम दो पार्टी हो, ठीक है ना। तो व्हेन ऑल द पार्टीज आर डन विद देयर प्रॉमिसेस, उनको जो भी करना था वो कर चुके हैं, दैट बिकम्स एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है व्हेन एग्रीमेंट वेयर पार्टीज हैव नॉट येट एग्जीक्यूटेड देयर ऑब्लिगेशन, जहां पे उन्होंने काम अभी किया नहीं है, काम होना अभी बाकी है, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी एग्जांपल लो कि हमें ठीक है, कुछ लैंड कोई है जो पसंद आ गया और परचेज करना है, अभी हमने बस परचेज करने का आपस में बातचीत ही कर रहे, निगोशिएशन ही चल रहा है, अभी हमने लिया नहीं है, ना हमने एडवांस दिया है और ना उन्होंने हमें टाइटल ट्रांसफर कर दिया है, तो दोनों ही तरीके से अभी काम बाकी है। ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगेन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो आपके टाइप्स है, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल, ठीक है। यूनिलैटरल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? जब एक पार्टी ने कर दिया, यानी कि मैंने एडवांस दे दिया, ठीक है, और आपको अब टाइटल ट्रांसफर, ओके, थोड़ा ब्रेक हो गया था बीच में। तो यूनिलैटरल एग्रीमेंट यानी कि मैंने अभी पहले बोला एग्जीक्यूटरी है, यानी दोनों ही पार्टी ने अभी नहीं किया, अभी करना बाकी है, लेकिन ये दो तरीके का हो सकता है कि मैंने कर दिया, मैंने एडवांस पे कर दिया, अभी टाइटल ट्रांसफर होना बाकी है, या फिर बायलैटरल एग्रीमेंट, यानी ना मैंने एडवांस पे किया ना उन्होंने टाइटल ट्रांसफर किया, दोनों तरफ से जब काम बाकी हो गया तो बायलैटरल एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब एक ने किया और एक को अभी करना बाकी है तो वो यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट होगा। इतना ही है या इससे और भी कुछ ज्यादा है इसमें परफॉर्मेंस के बेसिस पर? ठीक है, और कोई कंफ्यूजन नो मैम। किसी को? द थिंग इज ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो, याद नहीं करना पड़ेगा, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं एमसीक्यू ही लूं आप लोगों से। डेफिनेशंस तो नहीं पूछूंगी मैं, ऑब्वियसली मैं इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती कि अभी आप लोग रट्टा लगाएंगे इतना सारा चीज, वो आप करेंगे अपने हिसाब से। और डेफिनेशंस के साथ प्रॉब्लम है कि आप वर्ड्स को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, तो मैं उस तरह से बांधना नहीं चाहती। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरे लिए इतना ही काफी है। एग्जाम में एग्जैक्टली डेफिनेशन लिखना होगा या जो समझे वो लिखना होगा? अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं किसी भी एग्जाम में तोशी, अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं तो क्वालिटी ऑफ आंसर अच्छा माना जाता है। आप एक ही डेफिनेशन लिखिए, लेकिन कम से कम एक डेफिनेशन जरूर लिखिए, और उसके बाद आप मीनिंग वगैरह लिखिए। लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर वो क्वालिटी इंप्रूव करने के चक्कर में वो नहीं करना, अपने आप को डैमेज नहीं करना, फिर छोड़ दो, फिर मीनिंग लिख दो, जो समझ में आया वो लिख दो, ठीक है। ठीक है मैम, मैम तो थर्सडे को लीजिएगा ना? ठीक है, अब और कुछ आगे बढ़े, अभी जो पढ़ाना था उसमें पीछे कुछ पूछना है? ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ क्या रहे थे ये बताओ। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे थे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट applicable throughout the India, but I'm not sure about Kashmir because earlier when it was implemented and formulated, it was not applicable in Kashmir. लेकिन मुझे ये 2019 के बाद डाउट हो रहा है, बट मैंने जहां जहां भी देखा यही देखा कि अभी तक ये एप्लीकेबल नहीं हुआ है, तो फिर भी मैं इतनी श्योर नहीं हूँ। आप लोगों ने कुछ सर्च किया या नहीं किया, आई डोंट नो, मुझे करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जहां जहां भी देखते हैं नाम है, बहुत सारे एक्ट को उसके बाद इम्प्लीमेंट किया गया, एप्लीकेबल है, लेकिन अभी भी सेल्स ऑफ गुड एक्ट में कहीं नहीं देखा है कि वो उसको अप्लाई किया गया। स्टिल आई कैन नॉट से कि अभी है या नहीं, तो अभी यही मान के चलते हैं कि नहीं किया है, ठीक है ना। अभी बहुत सारा एक्ट वहां पे अप्लाई कर दिया है, लेकिन अभी ये भी नहीं किया है, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ।
हाँ, हम मुझे लगता है कि वारंटी एंड गारंटी में शुरू करने वाली थी, स्टिपुलेशन से मैं बताने वाली थी, जो कि तोशी को नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने उस समय बोला कि अभी रहने दो, हम लोग इस चीज को बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। इसमें अगर कुछ ना समझ में आए, क्योंकि अभी ये रिसेंट है, चल रहा है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। मैं धीरे धीरे ऊपर कर रही हूँ, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लेना। ये सब हो गया था, डिफरेंसेस हो गए थे। सेल एंड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंसेस है। हाँ, हायर परचेज शायद मैं सोच रही थी तुम लोगों को समझाने का, और मुझे लग रहा था शायद ये आप लोगों को अब नहीं समझ में आ रही है ना? हाँ मैम, तो थोड़ा मुझे बहुत नहीं, अब बताई थी हाँ कि कोई मतलब बात इसे नहीं। ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होता है, हम हायर किसी परचेज सामान को का क्या रेंट पे मतलब? देते हैं। परचेज का मतलब हुआ किसी सामान को खरीद लेना, ठीक है ना, स्कूटर को खरीद लेना, यानी टाइटल उसका होल्ड कर लेना, ओनरशिप उसका आपके पास ट्रांसफर हो जाना, ये होता है परचेज करना। तो वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, एक्चुअली वो उसी को बोलता है कि व्हेन यू गॉट द टाइटल और द ओनरशिप ऑफ एनी गुड्स दैट बिकम्स शेयर, ठीक है ना। या फिर एग्रीमेंट टू सेल, आपने भी अग्री किया है कि हम ले लेंगे और आप आपको जो भी है कंसिडरेशन वो पे करके मेरे पास ओनरशिप ट्रांसफर कर दीजिए, वो सेल होगा। लेकिन ये हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है? हायर परचेज एग्रीमेंट, हायर तो आप लोग जानते हैं, हायर परचेज एग्रीमेंट की हम बात करते हैं। आपने क्या किया है, कुछ सामान में आपको एग्जांपल दे रही थी कि जैसे बाहर में आजकल फर्नीचर, या हम लोग घूमने जाते हैं तो कोई गाड़ी रेंट पे ले लिया, हायर कर लिया, ठीक है ना, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, और जितने दिन भी रखा उसको यूज किया, उसके बदले में उसको पैसा दे दिया। इवन बाहर में अब तो होटल भी अगर आप नहीं रहना चाहते तो आप फ्लैट बुक कर सकते हैं, फ्लैट हायर कर सकते हैं, रेंट पे रख सकते हैं, आप जितने दिन के लिए मन हो उतने दिन के लिए सब कुछ उसमें रहेगा। और फिर जब आप आते हैं तो हैंड ओवर करके आ जाते हैं, आप उतने दिनों का उनको पैसा दे के आ जाते हैं, ठीक है ना। वो भी पर डे के बेसिस पर होता है, कोई रेंट नहीं होता, जैसे मंथली रेंट कुछ फिक्स नहीं होता उसका भी। तो हायर परचेज का मतलब होता है जब आप किसी सामान को हायरिंग पर्पज से लेते हैं, ठीक है ना, तो वो आपके लिए हायर। लेकिन अगर आपको अब वो सामान पसंद आ गई है और आप उसको खरीदना चाहते हैं, ठीक है ना, तो ओनरशिप आपके पास कब ट्रांसफर होगा? जब आप कंप्लीट पेमेंट कर दीजिएगा। जब तक, अब यहाँ पे पेमेंट का टर्म आ गया, इस चीज को ध्यान में रखना। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मैंने बताया था कि पेमेंट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है ना, पेमेंट आप बाद में करिए, इंस्टॉलमेंट पे करिए या एट ए टाइम करिए, ये आपका टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकता है। इसके बेसिस पर आप ये नहीं कहिएगा कि सेल हुआ या सेल नहीं हुआ। एज सुन एज द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड, द सेल हैज बीन कंडक्टेड, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। लेकिन हायर परचेज में क्या एक टर्म है कि जब तक आप पेमेंट नहीं करेगा पूरा अमाउंट, तब तक वो परचेज कॉन्ट्रैक्ट या परचेज एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, तब तक वो हायर एग्रीमेंट के तहत ही काम चलता जाएगा। और जितना आपने पैसा किया, सपोज करूं कि आप पूरा पैसा नहीं दे पाते हो, आप पहले बोलते हो, इंटेंशन को क्लियर करना जरूरी है। जिस समय आपको पसंद आ गया और आप लेना चाहते हैं, यू जस्ट टॉक टू जो भी आपको दे रहे हैं उनसे कि आप ये कितना पैसे में दीजिएगा या कितना में लीजिएगा, एंड आई वांट टू परचेज इट, एंड इफ ही एग्रीज, तो आप जो भी अमाउंट है, अगर आप दोनों में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है, तो आप वो अमाउंट पूरा पे कर दीजिए, सामान आपका, ठीक है, वो हायर परचेज में कन्वर्ट हो गया। समझे? वो हायरिंग जो आपने हायर के बेसिस पे लिया था, ना यू एग्जीक्यूटेड एज परचेज, वो आपका हो गया। लेकिन अगर आप फुल पे नहीं कर पाए, ठीक है ना, किसी कारण से आपने इंस्टॉलमेंट 2-3 दिया और लेकिन फिर भी पूरा पेमेंट नहीं हो पाया, तो तब तक वो हायर ही रहेगा, वो परचेज के रूप में नहीं ट्रीट किया जाएगा, राइट? क्योंकि आपके पास नहीं आया है वो सामान, अभी तक ओनरशिप आपके पास नहीं आया है, तो आपने जो इंस्टॉलमेंट दिया उसका क्या? ठीक है, तो वो इंस्टॉलमेंट्स आपके हायरिंग रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा। समझ में आया? यस मैम। जब तक ये हायर परचेज एग्रीमेंट है, ये कॉम्बिनेशन है बेलमेंट का और एग्रीमेंट टू सेल का। सेल नहीं है अभी, जब तक आप उसको पूरे पैसे नहीं देते हैं तब तक ये सेल में या परचेज में नहीं कन्वर्ट हुआ है। इट कैन बी ट्रीटेड एज बेलमेंट और एज ए एग्रीमेंट टू एंड एज ए एग्रीमेंट टू सेल। या तो आप फ्यूचर में खरीदेंगे, ऐसा इसको ट्रीट किया जा सकता है, या बेलमेंट अभी आपको यूज के पर्पज से दिया गया है, ठीक है ना। व्हेन द पर्पस इट्स सॉल्व, जब आपका पर्पस पूरा हो जाएगा तो आप क्या करोगे, आप इसको वापस कर दोगे। और चूंकि ये ग्रेटिचुअस है, तो आप इसमें क्या करो, ग्रेटिचुअस है तो आपको इसके जो भी आपने जितना भी टाइम रखा उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, दैट्स इट।
समझ में आया? जब तक आप पे नहीं करते तब तक ये हायरिंग रहता और ये इसको आप बेलमेंट बेलमेंट या फिर एग्रीमेंट टू सेल है। हाँ, या ये बेलमेंट एंड एग्रीमेंट टू सेल की तरह पर ट्रीट किया जा सकता है। बेलमेंट इन केस यू आर नॉट गोइंग टू परचेज दैट, ठीक है ना, तो वो बेलमेंट है, आपको चाहिए था वो गाड़ी कुछ दिनों के लिए तो हमने आपको दिया, आपने यूज किया, चलाया, हमें किराया दिया, बात खत्म, राइट? समझ में आया? वो बेलमेंट हो गया। अब अगर आपको खरीदना है, आपने मुझे बोला कि भाई तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी, मैं ये खरीदना चाहता हूँ, तुम दाम बताओ कितने में बेचना चाहते हो। अगर उसने जो, अगर वो भी बेचना चाहता है, सबसे पहले तो उसको भी तैयार होना चाहिए। और अगर वो बेचने के लिए तैयार है, आप खरीदने के लिए तैयार है, तो उसने जो भी रेट आपको कोट किया, जो भी म्यूचुअली अग्रीड हुआ दोनों पार्टीज के बीच में, जब तक आप पूरा पेमेंट नहीं कर दोगे तब तक हम इसको एग्रीमेंट टू सेल समझेंगे, सेल नहीं समझेंगे। अब ये बेलमेंट भले ही ना हो, अब ये क्या हो गया, एग्रीमेंट टू सेल हो गया। समझ में आया तोशी? यस मैम। मैं किसी को भी देख नहीं पा रही हूँ तो आपके एक्सप्रेशन से मैं नहीं समझ सकती, इसलिए मुझे डाउट है तो बोलो, दैट्स इट, इतना ही इसमें याद रखना है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होता है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी में जैसे ही दोनों पार्टी अग्री हो जाते हैं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या ट्रांसफर ऑफ टाइटल कर दिया जाता है, लेकिन हायर परचेज में पूरे पेमेंट के बाद ही आपको ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है ना। तो जब तक आपने पूरा परचेज नहीं किया तब तक नहीं, हायर परचेज में नहीं कन्वर्ट हुआ है और पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है? यस मैम। ठीक है, अब हम आगे आते हैं कंडीशंस एंड वारंटीज पे। ये हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके थे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में थोड़ा सा कंडीशंस एंड वारंटीज पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ इस चीज का, पहले आप समझिए कि क्या होता है ये। जब कोई सामान हमको लेना होता है, हम दुकान जाते हैं, जो उसका सेल्समैन होता है वो हम लोगों को बताता है ना, किसी प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये ऐसा है, इतना इसका जो भी क्वालिटी है, जो भी इसका फीचर्स है, जो रेट है, कितना एडवांस्ड है टेक्नोलॉजी वाइज, सब कुछ हमको बताता है, ठीक है ना। दैट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट, ठीक है ना, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट है। ये हमने एक बार बिस रिप्रेजेंटेशन में भी पढ़ा था, ठीक है ना, कि जब तक एक सेल्समैन है वो अपने सामान के हो सकता है बहुत बड़ाई कर रहा हो, बहुत ज्यादा अपना बड़ाई मारा हो कि हम नंबर 1 है, फलाना है, चिलाना है, ठेंगना, व्हाटएवर, ठीक है ना। बट देन जब तक वो ये सब बोल रहा है एंड यू आर नॉट स्टिल अट्रैक्टेड टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तब तक उसका कोई लीगल वैल्यू नहीं है उसके बातों की। उसको जस्ट हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट कहेंगे, उसको हम मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं कहेंगे। हाँ, अगर उस रिप्रेजेंटेशन के कारण आई बिकम इंड्यूस्ड टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना, मैं इतना ज्यादा प्रभावित होगी उस मोबाइल के टेक्नोलॉजी से, फीचर से, या उस सामान के फीचर से, कि अब मुझे लगा मुझे ये खरीद लेना चाहिए, एंड द मोमेंट आई गॉट इंड्यूस्ड बाय दोज रिप्रेजेंटेशन, वो रिप्रेजेंटेशन का लीगल कुछ वैल्यू हो जाता है ना, तब उनके बोले गए शब्दों का लीगल वो हो जाता है कि अगर अब आप झूठ बोल रहे हैं तो क्या होगा, यू आर इनवाइटिंग सम लीगल एक्शंस। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि कोई भी है, कोई भी दुकानदार है, कोई भी सेल्समैन है, कोई भी आदमी अपने प्रोडक्ट को एनहांस करना चाहता है, एडवर्टाइज करना चाहता है, वो तो चाहे जो भी बोले, ठीक है ना, आप उसको उसके लिए स्यू नहीं कर सकते कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, उसकी मर्जी, उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको जो मन करे वो बोले नंबर 1 है, फलाना है, चिलाना है, ये फीचर वो फीचर। द मोमेंट यू गेट इम्प्रेस्ड विद दोज प्रेजेंटेशंस, ठीक है ना, और आपने ये फैसला किया कि अब मुझे ये परचेज करना है, उसके बाद उसके बोले गए शब्दों का क्या हो जाता है, लीगल वैल्यू हो जाता है। अब अगर वो गलत बोल रहा है तो आप स्यू कर सकते हैं। इस पॉइंट तक क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अब हम आते हैं इसी रिप्रेजेंटेशंस को, ये जो दुकानदार रिप्रेजेंट करता है या सेल्समैन रिप्रेजेंट करता है, इसको हम 2 भागों में उसको हम स्टिपुलेशंस बोलते हैं। when we get induced to buy those product by the representation of the salesman, that representation becomes stipulations। इतना क्लियर हुआ? वो रिप्रेजेंटेशन जो अभी तक कोई लीगल उसका वैल्यू नहीं था, वो ऐसे ही बोल रहा था, और वो अभी तक वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन था, ओपिनियन था एक दुकानदार का, एक सेल्समैन का, एक ओनर का,
अपने प्रोडक्ट के प्रति। लेकिन उस ओपिनियन के कारण अब क्या है कि मैंने फैसला कर लिया मुझे वो लेना है, तो अब उनका वो ओपिनियन या रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, स्टिपुलेशंस कहलाएगा। ये टर्म है स्टिपुलेशंस कहलाएगा। और इस स्टिपुलेशंस को हम दो भाग में बांट सकते हैं। चलो मैं अभी यहाँ पे अब आप लोग को दिखाती हूँ कि कौन कौन सा भाग है ये। इस पर डायग्राम देखो। अभी तक ये स्टिपुलेशंस, जब तक कोई कस्टमर उस सारे रिप्रेजेंटेशन से इंड्यूस्ड नहीं होता है, उसको कोई इम्प्रेसिव ऐसा बात नहीं लगता है कि वो इंड्यूस्ड हो उस चीज को खरीदने के लिए, उस चीज के लिए खरीदने का डिसीजन ले, तब तक वो रिप्रेजेंटेशन होता है। वही रिप्रेजेंटेशन अगर मेरा मन हो गया, तुम्हारा मन हो गया, किसी और का मन हो गया कि नहीं अब ले लेते हैं, इतना अच्छा अच्छा फीचर बता रहा है, देन दैट रिप्रेजेंटेशन बिकम्स स्टिपुलेशन, राइट। अब इस स्टिपुलेशंस को हम दो भाग में बांट सकते हैं, वन इज कंडीशन एंड अनदर वन इज वारंटी। ठीक है, कंडीशन हम उसको बोलेंगे जो कंपलसरी होता है, जो फंडामेंटल है उस प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि हम एसी खरीदते हैं, तो ऐसा एसी का फंडामेंटल फीचर क्या है? कूलिंग मैम, कूलिंग होना चाहिए, ठीक है ना, ठंडा करना चाहिए इस रूम को, ये उसका मेन फीचर है। अगर वो मेन फीचर होता है, ठीक है ना, कंडीशन जो है वो फंडामेंटल है उस सेल का, उस जो भी हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके लिए, वो टर्म्स, वो कंडीशंस, वो जो रिप्रेजेंटेशन है या वो जो स्टिपुलेशन है वो फंडामेंटल चीज है कि उसका तो होना ही चाहिए। those fundamental things, those stipulations which creates the fundamental essential feature of the sale, that becomes condition, and those which are collateral। ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल देती हूँ, अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी वैसे अब कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मैंने एसी खरीदा तो उसका ठंडा करना, रूम को अगर वो ठंडा कर रहा है, दैट मीन्स वो अपने फंडामेंटल काम को कर रहा है, एंड दैट इज द कंडीशन। ठीक है ना। अब वारंटी क्या है? अगर आपने ये मुझे बोला कि अगर आप ये एसी लेके जाइए और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा 6 महीने या साल भर के अंदर, तो वी विल रिपेयर इट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना। वो फंडामेंटल नहीं है उसका। अगर वो खराब होता है, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि वो खराब हो ही जाए, पर अगर वो खराब होता है तो आपको एक कोलैटरल आपको एक दिया गया है वारंटी कि हम आपको रिप्लेस कर देंगे या हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर देंगे आपके पार्ट का। ये सब क्या है? ये कोलैटरल है, उस पर्टिकुलर सेल्स के कोलैटरल ये लाई करता है। समझ में आया? जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बहुत वाइटल नहीं है। अभी और भी एग्जांपल्स मैं डिस्कस करूंगी और थोड़ा और क्लियर होगा। पहले कंडीशंस एंड वारंटी थोड़ा समझ में आया। इस कंडीशंस को हम दो भाग में बांटते हैं, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। वैसे ही वारंटी को भी हम दो भाग में बांटते हैं, एक्सप्रेस कंडीशंस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड यू ऑलरेडी नो। अब हम थोड़ा कंडीशंस का डेफिनेशन देख लेते हैं। ए कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन, अभी बताया मैंने, स्टिपुलेशन ही है वो, एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए जिसका होना जरूरी है, वो क्या होता है? कंडीशन कहलाता है। अगर कंडीशन ब्रीच करता है, अगर वो गलत हो जाता है, स्टिपुलेशंस का पार्ट है ना कंडीशन, अगर वो स्टिपुलेशंस, वो वक्तव्य, वो दिया गया स्टेटमेंट गलत हो जाता है, उसका ब्रीच होता है, तो कस्टमर के पास क्या है? राइट टू रेप्यूडिएट, राइट टू कैंसिल द प्रोडक्ट। आप सामान को तुम तुरंत वापस कर दीजिए और पैसा अपना ले लीजिए, आपको सामान चाहिए ही नहीं। वैसा एसी लिया जो रूम को ठंडा ही नहीं कर रहा, हम सीधा गए और एसी पटक दिए दुकानदार के पास, ठीक है ना, और पैसा लेकर आगे। बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो मेन फंक्शन है, वो मेन फंक्शन वो नहीं परफॉर्म कर रहा है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो इसको हम बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी यानी कि बायर कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, और कॉन्ट्रैक्ट निरस्त हो सकता है। वारंटी अभी मैंने बताया, वारंटी फेल होने से क्या होगा? अगर आपको कोई सुपरफिशियल प्रॉमिस किया गया जो मेन पर्पस तो नहीं है उसको, उस सेल का, जो उसका सोल है, उस सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, उसको तो ब्रीच नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ कोलैटरल है, कुछ कोलैटरल प्रॉमिसेस है, वो ब्रीच हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? आप डैमेजेज क्लेम कर सकते हैं। ठीक है ना। आप सेल को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप डैमेजेज क्लेम कर सकते हैं। जहां पे ये इतना क्लियर हुआ, वारंटी और कंडीशंस पे क्या डिफरेंस है, थोड़ा समझ में आया? कंडीशन इज द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर मेन पर्पस नहीं होता है, ब्रिज हो जाता है, तो आप कैंसिल कर सकते हैं। अग्रीड पार्टी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट इट इज गिवन बाय द सेलर कि हम आपको ये सुविधा देंगे, और अगर वो
ब्रेक होता है, ठीक है ना, अगर वो ब्रीच होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल देती हूँ कि कैसे कंडीशंस एंड वारंटीज को हम जानते हैं, कैसे वो मेन हो जाता है या कोलैटरल हो जाता है। अगर आप किसी दुकान में जाते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पे, ठीक है ना, हमको टूर के जाने के पर्पज से कोई ऐसी गाड़ी बताओ जो एकदम लॉन्ग टूर में, मैं आई यूज टू ट्रैवल और मैं मुझे अच्छा लगता है घूमना फिरना, तो मैं कोई ऐसी गाड़ी लेना चाहता हूँ जो काफी कंफर्टेबल हो लॉन्ग टूर के लिए, ठीक है ना। अभी आपने क्या किया, अपना मेन पर्पस, गाड़ी तो आप कोई भी खरीद सकते थे, कोई भी फोर व्हीलर खरीद सकते थे, लेकिन आपने अपना मेन पर्पस एक्सप्रेस किया है ना, बता दिया है कि किस पर्पज से आप गाड़ी ले। आपके पास ऑलरेडी चार चार गाड़ियां हैं, लेकिन अब आपको नैनो नहीं चाहिए, स्विफ्ट नहीं चाहिए, अब आपको कुछ और ऐसी गाड़ी, ऑल्टो नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, फोर्ड नहीं चाहिए। अब आपको कोई ऐसा गाड़ी चाहिए जो काफी लॉन्ग ट्रिप में जाने के लिए काफी कंफर्टेबल हो, ठीक है ना। तो अब आपने क्या किया है कि अपना बेसिक जो आपका पर्पस है, जिस पर्पस से आप उस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, वो क्लियर कर दिया है। अब अगर दुकानदार आपको कोई ऐसी गाड़ी देता है जो लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं है कंफर्टेबल, तो क्या हो गया, ये ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ या ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ? गाड़ी तो चल रही है, ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ, क्योंकि आपने अपना पर्पस साफ बता दिया और पर्पस पूरा होने के बावजूद आपको गलत कार बेची गई जो कंफर्टेबल नहीं है आपके लिए। यू कैन ट्रीट इट एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, राइट। अभी यही चीज आप दुकान में गए और सिर्फ बोले कि गाड़ी चाहिए, एक अच्छी गाड़ी दिखा देना, काफी कंफर्टेबल है, ठीक है, उसने आपको बहुत अच्छी गाड़ी बताई, ठीक है ना, आपको बुगाटी दिखा दी, खरीद लिया आपने, लेकिन आपको बाद में लगा क्या कि ये लॉन्ग ड्राइव के लिए कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है ना। अब आप वापस आए, बोले कि मैं ये नहीं लूंगा, ये लॉन्ग ड्राइव के लिए कंफर्टेबल नहीं है। अरे तुमने कहा कब था मुझे कि तुम्हें लॉन्ग ड्राइव के लिए चाहिए? तुमने तो कहा था अच्छी गाड़ी, कंफर्टेबल हो, ड्राइविंग में ये हो, मैंने दे दिया तुम्हें वो गाड़ी। इस समय वो ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया जाएगा, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं माना जाएगा। समझ में आया? एक ही कंडीशन, when you have expressly told कि मैं इस पर्पस से ले रहा हूं and that thing is not solving your purpose, तो breach of condition हो गया। लेकिन अगर आपने एक्सप्रेसली नहीं बताया है और आपने किसी भी पर्पस से उसको खरीदा एंड उसका जो काम है वो काम कर रहा है, भले ही वो आपके मेन पर्पस को सॉल्व नहीं कर रहा हो, लेकिन एक गाड़ी का काम होता है चलना, जो भी माइलेज देना, जो भी होता है वो दे रहा है, तो फिर इसको ब्रीच ऑफ वारंटी तो हम मान भी लेंगे एक मिनट के लिए, लेकिन ये ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं होगा। समझ में आया? कैसे होगा? यस मैम। क्या? ये ब्रीच ऑफ वारंटी कैसे होगा? क्योंकि ये तो कुछ बोला ही नहीं ना। नहीं, मैं इसीलिए बोलती हूँ कि उस केस में ब्रीच ऑफ वारंटी में बताती हूँ, ब्रीच ऑफ कंडीशन वो नहीं हुआ क्योंकि आपका मेन पर्पस क्या लेने का है, इट इज नॉट एक्सप्रेसली टोल्ड, राइट। अब ब्रीच ऑफ वारंटी पे आते हैं। वैसे सारे हमने उसका डेफिनेशन नहीं देखा है ना, एक बार मैं ले चलती हूँ वापस। ठीक है, वारंटी क्या है? वारंटी क्या है? वारंटी क्या है? एक्चुअली कोई ऐसा स्टिपुलेशन